हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू, युवा IAS अकेडमी कोरबा से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंचायती राज में ही अध्याय 3 को लेकर है। अध्याय 2 के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम अध्याय 3 देखेंगे और समझेंगे कि अध्याय 3 में क्या है। तो समझते हैं कि अध्याय 3 जो है इसमें धाराएं कितनी कितनी है। जैसे हमने अध्याय 2 जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि उसमें धारा 3 से 7 था, वैसे अध्याय 3 में धारा 8 से 41 है। कितना है? धारा 8 से 41। सबसे पहली चीज जो याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि अध्याय 3 में धारा 8 से 41 है। और अध्याय 3 किसको बताता है? पंचायत को बताता है। ठीक है, तो अब ये पंचायत कितने प्रकार के होते हैं तो समझेंगे कि सबसे पहले पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत, उसके बाद जनपद पंचायत और लास्ट है जिला पंचायत। तो यहाँ हम समझते हैं कि इन 8 से 41 धाराओं को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, जिसमें धारा 8 से 11 पंचायत के लिए है, 12 से 21 ग्राम पंचायत के लिए है, 22 से 28 जनपद पंचायत और जो बच गया वो जिला पंचायत के लिए है। तो इस तरह से 4 भागों में हम धाराओं को बांटकर देखेंगे। ये धारा जो है याद करना बहुत आसान है। इस वीडियो के खत्म होते ही आपको ये धाराएं याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पंचायत में जो धारा नंबर 8 है वो बोलता है पंचायतों की स्थापना। धारा नंबर 8 क्या बोलता है? पंचायतों की स्थापना। एक एक धारा को डिटेल करना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9 है अवधि, 10 संरचना। तो आपको दिख रहा है कि पंचायतों की संरचना कैसी है, तो त्रिस्तरीय है। ग्राम, जनपद और जिला 3 है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? त्रिस्तरीय संरचना कहा जाता है। त्रिस्तरीय संरचना। और 11 में दिया हुआ है निगमन मतलब ये त्रिस्तर जो है, तीनों स्तर मिलजुल कर कार्य करेंगे। कैसे कार्य करेंगे? मिलजुल कर। तो देखिए 8 से 11 याद करना बहुत आसान है। ठीक है, 8 से 11 याद करना बहुत आसान है, जिसमें धारा 8 बोलता है पंचायतों की स्थापना होगी, 9 उसकी अवधि को बताता है, 10 संरचना को बताता है, संरचना कैसी? त्रिस्तरीय संरचना। और 11 निगमन को बताता है। निगमन मतलब तीनों स्तर जो है वो मिलजुल कर कार्य करेंगे। तो इस तरह से पंचायती देखो शुरुआत हो गया। अब हम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को डील करते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे, ऐसे करके नोट्स भी साथ में बनाते चलेंगे। हमको धाराएं याद करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमको देख के लग रहा है कि ग्राम पंचायत की धारा 12 से स्टार्ट होती है। तो धारा 12 में क्या दिया हुआ है? तो धारा 12 में दिया है वार्डों का गठन और धारा 13 में दिया हुआ है ग्राम पंचायत का गठन। ध्यान से समझेंगे, धाराएं याद हो जाएंगी, है ना। 12 में वार्डों का गठन और 13 में ग्राम पंचायत का गठन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर 22 में जनपद पंचायत का गठन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर 29 में, धारा 29 में जिला पंचायत का गठन दिया हुआ है। अब इसको कैसे याद करना है ट्रिक के माध्यम से, वो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कौन सी धारा में क्या चीज है, उसके बाद 13 के बाद 14 में दिया हुआ है योग्यता और 17 में है ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का निर्वाचन। 17 में क्या है? ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का निर्वाचन। 17 के बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यह आएगा 25 में जनपद पंचायत के पदाधिकारियों का निर्वाचन है, जबकि 32 धारा 32 में जिला पंचायत। देखिए 32 कहाँ लिखा है मैंने? जिला पंचायत के नीचे लिखा है, मतलब जिला पंचायत के पदाधिकारियों का क्या है? निर्वाचन है। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अभी मैं इस पर ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद होगा ये। 17 के बाद 1-2 लाइन छोड़ने के बाद आप 20 लिखिए। 20 में आपको लिखना है प्रथम सम्मेलन, और प्रथम सम्मेलन से ही किसी भी पंचायत का कार्यकाल शुरू होता है, इसलिए इसको अवधि भी बोलते हैं। प्रथम सम्मेलन या अवधि जो है ग्राम पंचायत के लिए धारा 20 में दिया हुआ है। तो यहाँ आप याद रखेंगे 27 और यहाँ याद रखेंगे आप 34। इसके बाद इतना हो गया।
इतना समझ लिए हम कि धारा 13 में ग्राम पंचायत का गठन है, 22 में जनपद पंचायत का गठन है और 29 में जिला पंचायत का गठन है। अगर आपको ये धाराएं याद हैं तो गठन आपको याद हो जाएगा। कैसे? ग्राम पंचायत देखो वार्डों से मिलकर बनता है, इसलिए धारा 12 जो है वो वार्डों का गठन है। तो अगला जो धारा है वो 13 पंचायतों की स्थापना, 13 में क्या है? ग्राम पंचायत की स्थापना। इसका पहला धारा कौन सा है? 22। तो 22 में जनपद पंचायत की स्थापना और इसकी पहले धारा जो है जिला पंचायत का पहला धारा 29 है, तो 29 में जिला पंचायत की स्थापना। वैसे देखिए अवधि देखिए मैंने बताया प्रथम सम्मेलन या अवधि जो है ग्राम पंचायत के लिए 20 है। 20 में 7 जोड़ेंगे तो जनपद पंचायत का हो जाएगा और उसमें 7 जोड़ेंगे तो जिला पंचायत का हो जाएगा। तो ये जोड़ना कितना है ये समझते हैं हम आसान तरीके से बिल्कुल। तो सबसे पहला चीज हम जिला पंचायत को देखते हैं। जिला पंचायत के लिए हमेशा आपको 7 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 7। 22 में हमने 7 जोड़ा था, 29 आ गया था। 25 में हमने 7 जोड़ा, 32 आ गया। 27 में हमने 7 जोड़ा, 34 आ गया। मतलब यहाँ पर जनपद पंचायत में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो जो धाराएं आएंगी वो जिला पंचायत के लिए हो जाएगा। ठीक है। और इस तरफ से क्या करना है? तो 13 जो ग्राम पंचायत का गठन था इसमें आप 9 जोड़ेंगे तो जनपद पंचायत का गठन होगा। 17 में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का निर्वाचन, तो इसमें अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 25 में जनपद पंचायत के पदाधिकारियों का निर्वाचन और 20 में प्रथम सम्मेलन या अवधि है ग्राम पंचायत का, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो 27 में आपका जनपद पंचायत का अवधि या प्रथम सम्मेलन है। तो इस तरफ 7 7 7 जोड़ते चलना है और इस तरफ 9 8 7 जोड़ते चलना है, एक एक कम करते चलेंगे। तो यहां से हमको समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जनपद पंचायत में निर्वाचन जो है, जनपद पंचायत में निर्वाचन किस धारा के तहत है, तो आपको अभी आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर 25 है, लेकिन आपको याद कैसे रहेगा? जब आप इसको याद रखेंगे, है ना। आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत में निर्वाचन जो है वो धारा 17 के तहत होता है। ग्राम पंचायत में निर्वाचन धारा 17 के तहत होता है और इसमें जो है 8 जोड़ने पर अब क्या आ जाएगा आपका जनपद पंचायत और उसमें 7 जोड़ने पर जिला पंचायत का आ जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो देखिए बिल्कुल प्रोसेस जो है सीधे सीधे अपन चल रहे हैं। सबसे पहले वार्डों का गठन हुआ, ग्राम पंचायत का गठन हुआ, योग्यता डिसाइड हुआ, निर्वाचन हुआ, चुनाव जब हो गया उसके बाद जो है प्रथम सम्मेलन हुआ। अब जो ये पदाधिकारी हैं, मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में जो भी पदाधिकारी चुनकर आएंगे उन लोगों को किस तरह से हटाया जा सकता है, तो उस हटाने के लिए हम 5 प्रकार की धाराएं पढ़ेंगे। हटाने के लिए 5 प्रकार की धारा पढ़ेंगे, जिसमें एक धारा आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा। जैसे धारा नंबर 21, धारा नंबर 21 बोलता है अविश्वास प्रस्ताव। मतलब ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो धारा 21 के तहत लाया जा सकता है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव जो है 28 के तहत और इसमें अविश्वास प्रस्ताव जो है वो 35 के तहत लाया जा सकता है। अब देखेंगे 9 जोड़ा था हमने, 7 जोड़ा था हमने, 9 के बाद 8 जोड़ा था, फिर 7 जोड़ा था। अब फिर से हमको, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि 6 जोड़ना है, लेकिन आप जोड़ कर देखिए 21 में 7 जोड़ने पर 28 आता है, मतलब यहाँ भी 7 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ तो 7 जोड़ना ही है इस तरफ। तो 28 में 7 जोड़ने पर 35 आ जाता है। तो देखिए जोड़कर आपको समझना है, लास्ट जो यहाँ से एक लाइन हम ऐसा खींच देंगे ना तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि 9 8 7 और लास्ट वाला भी 7 है और इधर पूरा 7 7 जोड़ते चलना है। तो धारा 21 के तहत ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, धारा 28 के तहत जनपद पंचायत में और धारा 35 के तहत जिला पंचायत में। अब जो है आपको ये समझना है, देखिए एक हो गया ये। अब देखिए ग्राम पंचायत में 5 प्रकार के हैं, मतलब 5 प्रकार के आप क्या कर सकते हैं, पदाधिकारियों को हटाने के तरीके हैं या हट सकते हैं। तो 5 में तो ये 21 लास्ट आर्टिकल खत्म हो गया। लास्ट आर्टिकल मतलब अविश्वास प्रस्ताव। तो लास्ट जो सेक्शन बोलना चाहिए, है ना, धारा को सेक्शन बोलते हैं, तो लास्ट सेक्शन जो था ये 21 था। अब ग्राम पंचायत में होता ये था कि मान लीजिए देखिए कोई सरपंच है, 10 गांव को मिलाकर मान लीजिए एक ग्राम पंचायत बना है, तो हर गांव से एक सरपंच तो नहीं बनेगा, उन 10 गांव में से किसी एक गांव का होगा कोई सरपंच, अगर उस ग्राम पंचायत का कोई सरपंच है तो समझिए अगर वो सरपंच सिर्फ अपने गांव का विकास कर रहा है, बाकी के 9 गांव का विकास कर ही नहीं रहा है, तो कैसे करेंगे, है ना। या फिर जो पंच हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं गांव के ऊपर, तब जो है ग्राम पंचायत में ही, है ना, ग्राम पंचायत में ही जो भी गांव जुड़े हुए हैं, जो भी ग्राम सभा है, उनको एक स्पेशल पावर दिया गया है, ठीक है, और उसको दिया गया है 21 तो हो गया, तो अगला होगा 21 का, अगला होगा क्या 21 का, इसको अलग से जोड़ा गया है, राइट टू रिकॉल कहते हैं इसे,
रिकॉल का मतलब होता है वापस बुलाना। याद रखना कि 21 का जो है वो ग्राम पंचायत के लिए है, मतलब केवल ग्राम पंचायत के में ही यूज होता है। मतलब रिकॉल के तहत सरपंच और पंच को, केवल सरपंच और पंच को हटाया जा सकता है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा केवल ग्राम पंचायत हेतु। यह भी याद रखना है कि रिकॉल जो है सिर्फ सरपंच और पंच के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। ये रिकॉल जो है ये ना तो जनपद पंचायत के लिए यूज होता है ना तो जिला पंचायत के लिए यूज होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट धारा है, राइट टू रिकॉल जो है ये एक इंपॉर्टेंट धारा है। किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। तो ग्राम पंचायत के तहत आप ये समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत में जो है पदाधिकारियों को वापस बुला लेना, है ना, ग्राम सभा में वापस बुला लेना रिकॉल कहलाता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम कि 21 हो गया, 21 का हो गया। इसके बाद 2-3 आर्टिकल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, आपको समझना होगा कि वो तीनों में काम आएगा। जैसे धारा 37 बोलता है त्याग पत्र दे देना। धारा 37 क्या बोलता है? त्याग पत्र दे देना। और धारा 37 जो त्याग पत्र है वो ये कहता है कि तीनों में, जैसे ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, सरपंच किसको त्याग पत्र देगा, पंच किसको त्याग पत्र देगा, वैसे जनपद पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, जनपद पंचायत सदस्य किसको त्याग पत्र देंगे, अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा, वैसे जिला पंचायत में कौन किसको त्याग पत्र देगा, ये धारा 37 में बताया गया। मतलब 37 में, धारा 37 में तीनों पंचायत के बारे में बताया गया है। वैसे धारा 39 बोलता है निलंबन, है ना, किस तरह से सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। निलंबन जो है वो धारा 39 बताया गया है। और धारा 40 में बताया गया है डायरेक्ट हटाया जाना, मतलब पंचायत के पदाधिकारियों को डायरेक्ट हटाया जाना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं धाराओं को। इतनी ही धाराएं आपको डिटेल में पढ़ना है। इतने जो धारा मैंने आपको बताया इतनी ही धाराओं को डिटेल में पढ़ना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ग्राम पंचायत का गठन किस धारा के अंतर्गत होता है, तो इसके लिए आपको क्या समझना होगा? इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ग्राम पंचायत का धारा कौन सा है? 12 से 21 है। तो 12 तो वार्डों का गठन है, क्योंकि वार्डों से मिलकर ग्राम पंचायत बनता है। अभी समझ में आएगा इसके आगे जब हम डिटेल करेंगे इसका। लेकिन तो अगला जो धारा है 13 वो ग्राम पंचायत के गठन के लिए। अब इसमें 9 जोड़ेंगे तो 22 आएगा जो जनपद पंचायत के गठन के लिए हो जाएगा, और 7 जोड़ेंगे तो 29 आएगा जो कि जिला पंचायत का गठन कहलाएगा। तो इस तरह से आप धाराओं के माध्यम से, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि धाराओं के माध्यम से आप समझ सकते हैं, धाराओं के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको कौन से धारा याद करना है। तो अब आपको सबसे, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई धारा है तो वो है निर्वाचन। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट धारा कौन सा है? निर्वाचन है। कि धारा 17 के तहत ग्राम पंचायत में, 25 के तहत जनपद पंचायत में और 32 के तहत जिला पंचायत में निर्वाचन होता है। इसको हमें अभी डिटेल में पढ़ना है, मतलब पूरे चीजों को अभी डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्लियर नोट्स बनाने में आपको हेल्प बने, है ना। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके नोट्स बनाइए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अब जो है हम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को बांटकर देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पंचायत जो है 3 प्रकार का जो पंचायती राज स्तर है उसमें ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत के बाद हमें देखना है जिला पंचायत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है तीनों में गठन। सबसे पहले हमको तीनों में क्या देखना है कि गठन कैसे होता है ग्राम पंचायत का। तो गठन जो है स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत में। याद रखेंगे ग्राम की घोषणा जो है, ग्राम की घोषणा करने का अधिकार किसे है? तो ग्राम की घोषणा राज्यपाल करता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्राम की घोषणा राज्यपाल करता है। याद रखेंगे ग्राम की घोषणा राज्यपाल करता है जनसंख्या के आधार पर। वैसे ही वार्ड का गठन, वार्ड का गठन जो है वो कलेक्टर करता है। कौन करता है? कलेक्टर। धारा 12 के तहत, किसके तहत? धारा 12। अभी मैंने बताया धारा 12 में क्या दिया हुआ है? वार्डों का गठन दिया हुआ है। उसी धारा 12 का प्रयोग करके कलेक्टर वार्डों का गठन करता है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में 100 लोगों पर, छत्तीसगढ़ में जो एक वार्ड है वो 100 लोगों पर होता है और उसका एक प्रतिनिधि होता है। उसका एक क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, जिसे
पंच कहते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के में जो ग्राम पंचायत है उसमें जनरली अगर देखा जाए तो 100 लोगों पर एक वार्ड होता है और उसका एक प्रतिनिधि होता है जिसको क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। तो इस हिसाब से आप मेरे को बताइए कि 100 लोगों पर एक पंच है तो 1000 लोगों पर कितने पंच होंगे, तो 1000 लोगों पर 10 पंच होंगे, क्योंकि 100 पर एक है तो 1000 पर 10। तो यहीं से समझना है हमको कि 1000 या उससे कम सदस्य हों तो 10 पंच होंगे, जबकि 1000 से अधिक सदस्य हों तो अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं किसी भी ग्राम पंचायत में। इसका मतलब पंचों की संख्या डिसाइडेड है 10 से 20 के बीच में, न्यूनतम 10 और अधिकतम 20, याद रखेंगे इसको। इसके बाद हम जनपद पंचायत का गठन देखें तो याद रखेंगे जनपद पंचायत में जो निर्वाचित क्षेत्र है, जनपद पंचायत का जो निर्वाचित क्षेत्र है ये राज्य सरकार निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करता है, राज्य सरकार निर्धारित करती है कि जनपद पंचायत का निर्वाचित क्षेत्र कौन सा होगा। और इस जनपद पंचायत के निर्वाचित क्षेत्र में प्रत्येक निर्वाचन जो है, प्रत्येक निर्वाचन में जनसंख्या समान होती है, याद रखेंगे प्रत्येक निर्वाचन में जनसंख्या समान होती है। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो पहले समझ लेते हैं, जैसे यहां पर समझे हमने वैसे यहां पर समझते हैं, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। जनरली छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो प्रत्येक 5000 की जनसंख्या में एक निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसका एक प्रतिनिधि होता है, जिसका एक प्रतिनिधि होगा, जिसको जनपद पंचायत सदस्य कहा जाता है, याद रखेंगे, जिसको जनपद पंचायत सदस्य कहा जाता है, इंग्लिश में BDC कहा जाता है, याद रखेंगे। तो प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसका एक प्रतिनिधि होगा, मतलब इन 5000 पे कोई एक चुन कर आएगा जो इनका प्रतिनिधित्व करेगा, उसको जनपद पंचायत सदस्य कहेंगे, BDC कहेंगे। तो समझिए अगर 5000 पर एक है तो 50,000 पर कितने होंगे, तो 50,000 के लिए 10, क्योंकि 5000 का एक है तो 5000 में 10 का गुणा कीजिए 50,000 हो जाएगा। मतलब 50,000 की जनसंख्या में 10 लोग चुन कर आएंगे, हर 5000 पर एक तो 50,000 पर 10 लोग। तो यहीं पर आपको ये लिखना है 50,000 या उससे कम हो तो 10, न्यूनतम 10। मतलब अगर जनसंख्या 50,000 से कम भी है तो न्यूनतम जो जनसंख्या है वो 10 ही होगी, न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो 10 ही होगी, याद रखेंगे। जबकि 50,000 से अधिक जनसंख्या है तो अधिकतम 25 हो सकते हैं। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं कि किसी जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में 60,000 जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है, 60,000 जनसंख्या है। तो आपका क्वेश्चन ये है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यदि किसी जनपद पंचायत के क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या 60,000 हो तो वहां से कितने जनपद पंचायत सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक 5000 पर एक की नियुक्ति की जाती है, तो 60,000 पर, तो 60,000 में से 5000 का डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 12, मतलब कितने सदस्य, 12 जनपद पंचायत सदस्यों की नियुक्ति होगी अगर 60,000 जनसंख्या है। ऐसे ही और समझते हैं, अगर मान लीजिए 1,20,000 है जनसंख्या, तो फिर आप क्या करोगे, 5000 से डिवाइड कर दोगे। 5000 से डिवाइड करोगे तो 3 0 कट जाएगा और यहाँ से अब जब डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और फिर 2 बचेगा, 5 चौक 20, मतलब 24 सदस्य। अगर जनसंख्या 1,30,000, एग्जाम्पल समझेंगे थोड़ा सा, है ना, 1,30,000 है तब क्या करेंगे, तो फिर 5000 से डिवाइड करके देखेंगे कि कितने सदस्य हो रहे हैं। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा और 5 से जब इसको कटाएंगे तो आएगा 26। कितना आएगा, 26। लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर आंसर ठीक था, 12 सदस्य चुने जाते हैं, चुने जा सकते हैं। यहाँ पर 24 सदस्य भी चुने जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही 26 आंसर आया गलत हो गया। क्यों, क्योंकि 50,000 से जनसंख्या कितनों भी अधिक हो, अधिकतम 25 सदस्य ही बन सकते हैं किसी भी जनपद पंचायत में, अधिकतम 25 सदस्य ही बन सकते हैं। और यहाँ पर संख्या कितनी हो गई, 26 हो गई। तो 26 नहीं लेना है आपको, आंसर कितना लेना है, 25 लेना है, याद रखेंगे, आंसर 25 लेना है, यही याद रखना है। जैसे न्यूनतम का भी मैं बताता हूँ आपको, जैसे 60,000 जनसंख्या थी तो कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे। मान लीजिए 40,000 जनसंख्या है तो आप क्या करोगे, 5000 से भाग देकर देखोगे, 5000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम सदस्य संख्या 10 है, न्यूनतम सदस्य संख्या 10 है। तो न्यूनतम सदस्य संख्या 10 है, मतलब 8 लोग नहीं 10 लोग चुनकर आएंगे। कितने लोग चुनकर आएंगे, 10 लोग, है ना। तो आप जो है अगर ये चीज समझ में ना आए तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, है ना, फिर से
देखिए इस वीडियो को आपको समझ में आएगा कि 60,000 जनसंख्या थी तो 12 आ रहा था, 1,20,000 थी तो 24 आ रहा था, 1,30,000 था तो 26 और 40,000 है तो 8। लेकिन इसमें से 12 वाला सही हो गया, 24 वाला सही हो गया, लेकिन इन दोनों के लिए आंसर बदल के लेना पड़ा हमको। इसके लिए 26 ना लेकर 25 लिया गया और इसके लिए 8 ना लेकर 10 लिया गया आंसर। क्यों लिया गया? क्योंकि न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 ही हो सकते हैं, ये याद रखना है। तो न्यूनतम 10 और अधिकतम 25, और उससे ज्यादा अगर संख्या आ रही है इसका मतलब उतने सदस्य नहीं बनेंगे। कितने बनेंगे? जितने अधिकतम है, मतलब 25 अधिकतम है। न्यूनतम में अगर 8 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए तो ऐसा नहीं होगा, न्यूनतम 10 बनेंगे ही। अब इसको समझने के बाद आपको ये समझना है, इसको समझने के बाद कि मान लीजिए कि जैसे 40,000 जनसंख्या है तो 5,000 का तो एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि 5,000 के निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर 8 ही लोग चुने जाएंगे। तब क्या होगा? तो यहां पर लिखा हुआ है प्रत्येक निर्वाचन में जनसंख्या समान होगी। मतलब ये है कि जैसे 40,000 दिया था, है ना, समझेंगे। 40,000 में हमने 5,000 का डिवाइड किया, 3 0 3 0 कटा और ये 8 सदस्य आ गए, इसको हमने नहीं माना। सदस्य कितने होंगे? 10 होंगे। तो अब इस 10 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 40,000 जनसंख्या को 10 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने जनसंख्या का निर्वाचन क्षेत्र होगा। मतलब अभी तक निर्वाचन क्षेत्र 5,000 जनसंख्या का था, वो अब कितना हो गया? 4,000 हो गया। ठीक है, तो कम हुआ तो ऐसा हो गया, वैसे ज्यादा होगा तो भी ज्यादा का हो जाएगा। तो समझ गए हम लोग क्या करना है? ये करना है आपको। इसमें समझना है कि अगर 8 अगर आ रहा था आंसर, आपका आंसर कितना आ रहा था? 8, लेकिन आप कितना लिए? 10 लिए, क्योंकि न्यूनतम 10 है। तो निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या का होगा याद रखेंगे, ये जनसंख्या है, जबकि ये क्या है? BDC, लोगों की, जनपद पंचायत सदस्यों की संख्या। तो मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे इसमें। जैसे जिला पंचायत की बात करें हम, जनपद पंचायत हमारा हो गया, अब हमको जिला पंचायत का बात करना है। तो जिला पंचायत में जो निर्वाचित क्षेत्र होता है, जिला पंचायत में जो निर्वाचित क्षेत्र होता है, इसका भी निर्धारण राज्य सरकार करती है, याद रखेंगे। जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार करती है। और आपको याद रखना है कि यहाँ भी प्रत्येक निर्वाचन में जनसंख्या समान होती है, प्रत्येक निर्वाचन में जनसंख्या समान होती है। अब समझना है कि यहाँ एक निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या का होता है। तो समझेंगे 50,000 अगर जनसंख्या है तो उसका एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, और यहां से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, मतलब चुनाव लड़कर आएगा, जिसको जिला पंचायत सदस्य कहेंगे। क्या कहेंगे? जिला पंचायत सदस्य। और जिला पंचायत सदस्य को ही DDC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? DDC, मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी। तो इस तरह से DDC कहा जाता है। इसके बाद समझना है कि मान लीजिए 50,000 में एक प्रतिनिधि चुनकर आ रहा है, तो 5 लाख की जनसंख्या में, तो 5 लाख की जनसंख्या में 10, 5 लाख या उससे कम हो तो 10, और 5 लाख से अधिक हो, चाहे वो फिर कितना भी हो, 5 लाख से अगर अधिक तो हो तो अधिकतम 35, तो न्यूनतम 10 और अधिकतम 35। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए जनसंख्या 6 लाख है, जनसंख्या कितनी है? 6 लाख है, तो कितने सदस्य चुनकर आएंगे? तो 6 लाख के लिए आपको पहले 6 लाख बनाना पड़ेगा। 50,000 का एक निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, तो 3 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, और डिवाइड करके देखेंगे तो आ जाएगा 12। मतलब 12 सदस्य हो सकते हैं। 10 से 35 के बीच में आ रहा है, मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यहीं पर अगर 5 लाख के जगह 4 लाख दिया हुआ है कि जनसंख्या किसी जिले की 4 लाख है, तब कितने सदस्य होंगे? तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8, जबकि 8 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूनतम 10 सदस्य हो सकते हैं। मतलब आपको यहाँ आंसर कितना लेना पड़ेगा? 10 सदस्य। निर्वाचन क्षेत्र बदल जाएगा, पहले 50,000 का था, अब 40,000 का लोगों का हो जाएगा। मतलब 40,000 पर कोई एक जिला पंचायत सदस्य चुन कर आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का गठन समझा दिया कि गठन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि यहाँ पर सदस्यों की संख्या 10 से 25 होती है और यहाँ पर 10 से 35 होती है। अब हमको समझना है संरचना। क्या समझना है? संरचना, मतलब पंचायतों की संरचना कैसी होती है। तो याद रखें, ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, उप सरपंच होता है और पंच होते हैं। तो सरपंच 1, उप सरपंच 1 और निर्वाचित पंच कितने होते हैं? 10 से 20। निर्वाचित पंच कितने होंगे? 10 से 20। वैसे ही आप जनपद पंचायत का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ एक अध्यक्ष होता है,
एक उपाध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, लेकिन सदस्य दो तरह के होते हैं, याद रखेंगे। सदस्य दो तरह के, एक निर्वाचित, एक होते हैं निर्वाचित, जो कि अब मैंने आपको बताया 10 से 25 के बीच में हो सकते हैं, न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 निर्वाचित सदस्य। और वैसे ही एक होगा पदेन सदस्य। कौन सा सदस्य? पदेन सदस्य। तो समझते हैं, एक तरफ निर्वाचित सदस्य है और एक तरफ पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य के बारे में हम समझते हैं कि पदेन सदस्य कौन है, मतलब कौन ऑलरेडी जो है जनपद पंचायत के सदस्य बने हुए रहते हैं, वो कौन होते हैं। तो सबसे पहले उस विधानसभा में जो एमएलए होगा, विधायक होगा, और दूसरा 1/5 सरपंच। अब यहीं पर समझना है हमको कि 1/5 सरपंच होता क्या है। देखिए 1/5 सरपंच क्या होता है, इसको मैं समझाता हूं। 1/5 सरपंच जो है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एक बॉल बना लेते हैं, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि किसी जनपद पंचायत के अंतर्गत 100 ग्राम पंचायत आते हैं। कितने ग्राम पंचायत? 100 ग्राम पंचायत। और 100 ग्राम पंचायत मतलब हर ग्राम पंचायत में कितने सरपंच होंगे? एक सरपंच होगा। मतलब 100 ग्राम पंचायत में कितने सरपंच? 100 सरपंच होंगे। तो 1/5 सरपंच का मतलब ये होता है कि किसी भी जनपद पंचायत के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं, उनका 1/5 जो सरपंच होंगे वो हर साल क्या बनेंगे? जनपद पंचायत के सदस्य बनेंगे। मतलब 1/5 सरपंच प्रत्येक वर्ष के लिए सदस्य बनते हैं। लेकिन अब ऐसा होगा कि कोई एक जो है एक ही बार बन सकता है, मतलब कोई एक सरपंच है वो एक साल के लिए ही बन सकता है। अब उसका नंबर कब आएगा, ये दिक्कत होगा। तो देखते हैं कब आएगा उसका नंबर। 100 सरपंच है, तो 100 सरपंच में अगर 1/5 की बात करें तो 100 में हम क्या करेंगे? 20 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 के बाद हमको ये समझना है कि जब 100 में हम 5 का भाग देंगे तो 20 सरपंच आ जाएगा। तो 20 सरपंच एक साल के लिए बनेंगे, फिर अगले 20 अगले साल के लिए, फिर अगले 20 अगले साल के लिए, फिर अगले 20 अगले साल के लिए। तो इस तरह से 5 बार ये प्रोसेस चलेगा, क्योंकि कार्यकाल जो है 5 साल का होता है, ठीक है। तो 5 बार जब ये प्रोसेस चलेगा तो अब हमको यहाँ पर यही समझना है कि पहले कौन से 20 सरपंच को लिया जाएगा। हर कोई चाहेगा कि मैं पहले जनपद पंचायत के सदस्य बनूं, तो इसके लिए चक्रीय क्रम में लॉटरी निकाला जाता है। तो क्या निकाला जाता है? चक्रीय क्रम में लॉटरी। और चक्रीय क्रम में लॉटरी निकालने का अधिकार जो है वो कलेक्टर को है, याद रखेंगे। किसको है? कलेक्टर को है। तो ये समझ में आया, चक्रीय क्रम में लॉटरी कौन निकालेगा? कलेक्टर निकालेगा। और इसमें देखो 100 लोगों के नाम चिट्ठी बनाकर इसमें डाल देंगे और 20 लोगों के नाम निकालेंगे। पहले 20 जो होंगे वो पहले साल के लिए बनेंगे और उन चिट्ठी को फेंक दिया जाएगा। फिर अगले साल फिर 20 को निकाला जाएगा, फिर अगले साल फिर 20 को निकाला जाएगा। तो इस तरह से चक्रीय क्रम में लॉटरी निकालकर जनपद पंचायत सदस्य नियुक्त होते हैं उस जनपद पंचायत के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से समझना है कि पदेन सदस्य सरपंच होते हैं। कोई भी, अगर आप सरपंच हो तो अगर आप सरपंच बने हो अगर, तो आप एक साल के लिए अपने संबंधित जनपद पंचायत में क्या बनोगे? सदस्य बनोगे ही, ठीक है। जनपद पंचायत के सदस्य बनोगे ही, लेकिन वो आपका नंबर कब आएगा? तो इस चक्री या लॉटरी सिस्टम के आधार पर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि पदेन सदस्य दो तरह के, एक तरफ एमएलए विधायक और एक तरफ 1/5 सरपंच। जितने भी सरपंच होंगे उसका 1/5। अगला हम देखना है जिला पंचायत जो है इसकी संरचना कैसी होती है। तो याद रखेंगे इसमें अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, और सदस्य दो तरह के। कैसे सदस्य दो तरह के? तो पहला होगा सदस्य जो है निर्वाचित। तो अभी हमने बताया कि निर्वाचित सदस्य जो है वो क्या है? 10 से 35, न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 हो सकते हैं। जबकि पदेन सदस्य, फिर से हम बात करेंगे पदेन सदस्य की, तो पदेन सदस्य 4 तरह के हमको देखना है। उस क्षेत्र का जो लोकसभा सांसद होगा पहला, ठीक है। दूसरा, उस क्षेत्र के अंतर्गत वहां के सूची में अगर नाम है राज्यसभा सांसद का तो राज्यसभा सांसद भी। तीसरा, विधानसभा का एमएलए विधायक। और चौथा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जिला पंचायत के सदस्यों में पदेन सदस्य जो होंगे, जैसे लोकसभा मेंबर जो है, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायक, इसके अलावा जो चौथा है वो आपको याद रखना है कि सभी जनपद पंचायत के अध्यक्ष
सभी जनपद पंचायत के अध्यक्ष मतलब कौन, इसकी बात कर रहे हैं। मतलब एक जिला जो है, जैसे छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं तो 28 जिला पंचायत, तो 28 जिला पंचायत में जनपद पंचायत कितने हैं, 146 हैं। जितने विकास खंड होते हैं उतने जनपद पंचायत होते हैं। तो वैसे ही जितने भी जनपद पंचायत, एक जिले के अंतर्गत बहुत सारे ब्लॉक आते हैं, बहुत सारे विकास खंड हैं, तो जितने भी विकास खंड हैं उसमें हर एक में एक अध्यक्ष तो होगा ही। तो जितने भी अध्यक्ष होंगे, जैसे हमारा ये कोरबा जिला है, तो कोरबा जिला के अंतर्गत जितने भी विकास खंड हैं उस विकास खंड में जनपद पंचायत है और उस जनपद पंचायत का कोई ना कोई एक अध्यक्ष होगा ही। तो जितने भी जनपद पंचायत हैं उनके सभी के अध्यक्ष जो है 5 साल के लिए, पूरे 5 साल के लिए, यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है 1 साल वाला, पूरे 5 साल के लिए क्या रहते हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहते हैं। याद रखेंगे, जिला पंचायत के सदस्य बन जाते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं, क्योंकि पदेन सदस्य एक्स ऑफिसर है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझ में आ गया। जैसे जनपद पंचायत में यहाँ क्राइटेरिया था कि सरपंच 1 साल के लिए ही बनेगा, कोई भी अगर सरपंच है तो 1 साल के लिए बनेगा, फिर 4 साल वो नहीं बनेगा किसी भी 4 साल में। लेकिन यहाँ पर जितने भी जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं, जनपद पंचायत के जितने भी अध्यक्ष हैं, सभी जनपद पंचायत के अध्यक्ष जो है, जिला पंचायत सदस्य जो है, पदेन सदस्य होते हैं। तो इस तरह से हमने गठन और संरचना पढ़ लिया, ग्राम पंचायत और किसका, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का। अब इसके आगे हमको क्या देखना है, तो इसके आगे हमको देखना है निर्वाचन। संरचना हमने देख लिया, अब हम पढ़ेंगे कि निर्वाचन कैसे होता है ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि ग्राम पंचायत में निर्वाचन किस धारा के तहत होता है। ग्राम पंचायत में निर्वाचन जो है वो धारा 17 के तहत होता है। जनपद में मैंने बताया था 25 और जिला में मैंने बताया था 32। तो इस तरह से निर्वाचन होता है। अब समझते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि ग्राम पंचायत में जो सरपंच होता है और पंच होता है, ये दोनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है कि जनता वोट डालती है और वोटिंग के माध्यम से प्रत्यक्ष चुनाव होता है। वैसे ही जनपद पंचायत में जो जनपद पंचायत सदस्य हैं, है ना, अध्यक्ष होता है, यहाँ एक उपाध्यक्ष होता है, अभी हमने देखा, और क्या होते हैं, बीडीसी मतलब जनपद पंचायत सदस्य। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और बीडीसी का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। वैसे ही जिला पंचायत में भी अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, अभी हमने संरचना देखा, और सदस्य कौन, डीडीसी जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव और जिला पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव। तो अब हमको यहाँ पर समझना है कि ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव आपने कभी ना कभी वोट डाला होगा, वो प्रत्यक्ष चुनाव है। और अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है यही समझते हैं। तो सरपंच और पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो समझना है हमको उप सरपंच के बारे में, क्योंकि उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें समझते हैं कि जब उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जनता वोट नहीं डालती है। याद रखेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है, जनता वोट नहीं डालती है। तो जो सदस्य होते हैं, सदस्य का मतलब जो भी पंच होंगे, यहाँ पर पंच कहा जाता है ग्राम पंचायत के सदस्यों को। तो जो भी सदस्य होंगे बहुमत के आधार पर उप सरपंच चुनते हैं। बहुमत के आधार पर अपने में से ही किसी को उप सरपंच चुनते हैं पंच। अब समझना ये है यहाँ पर कि उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, जनता वोट नहीं डालती है, सदस्य जो है, सदस्य या पंच बहुमत के आधार पर अपने में से ही किसी को उप सरपंच चुनेंगे। लेकिन चुनेंगे कैसे, कब चुनेंगे, तो ये समझना है कि उप सरपंच के चुनाव हेतु विशेष बैठक बुलाने का अधिकार जो है वो किसे है। तो विशेष बैठक बुलाने का अधिकार जो है वो तहसीलदार को है। याद रखेंगे, किसको है, तहसीलदार को। यथाशीघ्र विशेष बैठक बुलाने का अधिकार तहसीलदार को है। और
इस उप सरपंच के चुनाव में शामिल सदस्य, मतलब कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं याद रखेंगे, तो सरपंच और पंच, है ना। कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, वो क्लियर हो जाएगा अभी आगे देखेंगे। तो शामिल सदस्य कौन है, सरपंच और पंच दोनों शामिल होते हैं, याद रखेंगे। वैसे जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव होगा तो विशेष बैठक बुलाने का अधिकार एसडीओ राजस्व को है ना। कौन बुलाता है, राजस्व विभाग का अधिकारी, ठीक है। और इस तरफ बुलाने का अधिकार जो है, विशेष बैठक बुलाने का अधिकार कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को है, याद रखेंगे। इसके बाद आपको यह समझना है कि शामिल सदस्य कौन होंगे, मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो सदस्य कौन शामिल होंगे, तो सदस्य शामिल होंगे बीडीसी, यहाँ पर जनपद पंचायत सदस्य, क्योंकि वो तो डायरेक्ट चुनकर आ चुके हैं। और यहाँ पर डायरेक्टली कौन चुनकर आ चुका है, जनता के द्वारा, डीडीसी। जितने भी डीडीसी होंगे, यहाँ 10 से 25 होते हैं, वहाँ 10 से 35 होते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो इस तरह से हम समझ गए कि अप्रत्यक्ष चुनाव किस तरह से होता है। अब आपको ये समझना है कि सरपंच और पंच तो शामिल हैं, लेकिन यदि किसी ग्राम पंचायत में सरपंच अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, सरपंच अनरिजर्व्ड कैटेगरी का हो तो क्या होगा, और यदि सरपंच एससी एसटी ओबीसी, है ना। सबसे पहले समझेंगे, यदि सरपंच जनरल कैटेगरी का हो, अनरिजर्व्ड हो तो क्या होगा, और सरपंच अगर एसटी एससी ओबीसी हो तो क्या होगा। तो होगा क्या, सरपंच जो है, उप सरपंच कौन बनेगा ये देखना है बस हमें। तो ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, अगर सरपंच जनरल कैटेगरी का है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, तो उप सरपंच कौन बन सकता है, तो उप सरपंच एससी एसटी या ओबीसी का ही बन सकता है। मतलब अगर एक अनरिजर्व्ड है तो दूसरा कैटेगरी का ही होगा। और अगर सरपंच एसटी एससी ओबीसी है तो उप सरपंच कोई भी बन सकता है, मतलब अनरिजर्व्ड, एससी एसटी या ओबीसी। इस वाक्य का मतलब क्या है, तो इस वाक्य का मतलब ये है कि किसी भी स्थिति में सरपंच और उप सरपंच दोनों अनरिजर्व्ड कैटेगरी के नहीं हो सकते, ठीक है, जबकि दोनों कैटेगरी के हो सकते हैं। तो ये समझना है हमको कि सरपंच अगर जनरल का है तो उप सरपंच एसटी एससी ओबीसी समुदाय का ही होगा, जबकि सरपंच एससी एसटी ओबीसी का हो तो उप सरपंच जनरल एससी एसटी ओबीसी हो सकता है। तो यही क्राइटेरिया उस तरफ भी फॉलो होता है। इसके अलावा याद रखेंगे कि नोट करके आपको लिखना होगा कि उप सरपंच के चुनाव में, किसके चुनाव में, उप सरपंच के चुनाव में सरपंच वोट नहीं डालता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उप सरपंच के चुनाव में सरपंच वोट नहीं डालता है, याद रखेंगे। तो आपके मन में उधर आ रहा होगा, तो उधर ये है कि अध्यक्ष के चुनाव में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में अध्यक्ष वोट नहीं डालता है, क्योंकि उन दोनों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझ लिया। अब देखिए, चुनाव हो गया, प्रत्यक्ष चुनाव से सरपंच पंच चुनकर आ गए और अप्रत्यक्ष चुनाव से उप सरपंच भी चुनकर आ गया। वैसे इधर अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीडीसी, वहां अध्यक्ष उपाध्यक्ष डीडीसी चुनकर आ चुके हैं। तो अब क्या होगा, तो अब जो होगा नाम का प्रकाशन होगा, याद रखेंगे। क्या होगा, नाम का प्रकाशन। नाम का प्रकाशन का मतलब क्या, कि कौन जीता है ना और कौन हारा, मतलब कौन कौन किस पद के लिए चुना गया, इस नाम का प्रकाशन कौन करता है, याद रखेंगे। तो इस नाम का जो प्रकाशन है ये करेगा यहाँ पर एसडीओ राजस्व, ठीक है। ग्राम पंचायत में राजस्व विभाग का अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व विभाग का अनुविभागीय अधिकारी करता है, एसडीओ करता है। यहाँ पर जनपद पंचायत में पंचायत संचालक या सहायक पंचायत संचालक करता है। तो पंचायत संचालक या सहायक संचालक, इसको याद रखेंगे अच्छे से, है ना, क्योंकि ये काम आएगा। नाम का प्रकाशन जो करता है वही आगे क्या कर सकता है देखेंगे, हटा सकता है कि सस्पेंड कर सकता है, क्या कर सकता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो एसडीओ राजस्व जो है ग्राम पंचायत के जो भी पदाधिकारी, उप सरपंच सरपंच सबका नाम का प्रकाशन करेगा, क्योंकि एक ग्राम पंचायत थोड़ी ना है, इतने सारे ग्राम पंचायत हैं। वैसे जनपद पंचायत में पंचायत संचालक या सहायक संचालक, वैसे जिला में कलेक्टर करता है। जिला में कौन, कलेक्टर। तो जिला पंचायत के लिए कलेक्टर है, जनपद पंचायत के लिए पंचायत संचालक या सहायक संचालक है, वैसे ग्राम पंचायत के लिए एसडीओ राजस्व। इसके बाद आपको याद करना होगा कार्यकाल, याद रखेंगे। कार्यकाल जो है, कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मतलब ग्राम पंचायत का 5 वर्ष,
जनपद पंचायत का भी 5 वर्ष होता है और जिला पंचायत का भी 5 वर्ष होता है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कार्यकाल शुरू कब से होता है, तो कार्यकाल प्रथम सम्मेलन की तारीख से, है ना, प्रथम सम्मेलन से कार्यकाल की गणना स्टार्ट हो जाती है। मतलब चुनाव हो गया उस दिन से नहीं, जिस दिन फर्स्ट मीटिंग होगा, पहला सम्मेलन होगा पंचायत का, जैसे कोई ग्राम पंचायत नए नए सरपंच उप सरपंच पंच चुन कर आए हैं, तो पहला जो सम्मेलन होगा उसी दिन से कार्यकाल की गणना की जाती है। इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिए इसको। 5 साल इनका कार्यकाल होता है। तो निर्वाचन, नाम का प्रकाशन और कार्यकाल हमने समझ लिया। अब हमको समझना है इसके बारे में सम्मेलन। देखिए आगे ना अगला टॉपिक सम्मेलन, बिल्कुल सीक्वेंस में हम पढ़ते जा रहे हैं, है ना। निर्वाचन के बाद हमने कार्यकाल देख लिया, क्योंकि चुनाव हो गया है तो आपको बताना पड़ेगा कि कार्यकाल क्या है। अब कार्यकाल में प्रथम सम्मेलन से स्टार्ट होता है, तो अब ये सम्मेलन क्या होता है पंचायतों में, ये हमको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्मेलन, पंचायतों का सम्मेलन। स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना ये है पंचायतों में कि सम्मेलन 3 तरह के आपको पढ़ने हैं। देखिए पहला है प्रथम सम्मेलन, ठीक है। पहला जो है वो क्या है, प्रथम सम्मेलन। तो ग्राम पंचायत में प्रथम सम्मेलन जो है वो बुलाने का अधिकार किसे है और शपथ कौन दिलाएगा, ये समझना है। तो वैसे जनपद पंचायत में भी और जिला पंचायत में भी, ठीक है। तो याद रखेंगे ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन बुलाने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव को है। किसे है, ग्राम पंचायत सचिव को है। जबकि शपथ जनपद सीईओ दिलवाता है। कौन दिलवाता है, जनपद पंचायत का सीईओ दिलवाता है। वैसे जनपद पंचायत में जनपद सीईओ ही बुलाता है और वही शपथ दिलाता है। मतलब बुलाने का अधिकार भी जनपद सीईओ को है और शपथ दिलाने का अधिकार भी जनपद सीईओ को है। वैसे जिला पंचायत में देखें तो जिला पंचायत में जिला सीईओ और शपथ भी जिला सीईओ ही दिलवाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में प्रथम सम्मेलन क्या होता है। उसके बाद हमको समझना है साधारण सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन में एक पॉइंट आपको यह भी लिखना है कि नाम के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर बुलाई जाने वाली बैठक है। ये नाम के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर बुलाई जाने वाली बैठक कौन सी है, प्रथम सम्मेलन कहलाता है। वैसे ही साधारण सम्मेलन जो है ये क्या है, तो साधारण सम्मेलन जो है वो हर माह, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि प्रति माह, मतलब महीने में एक बार किस चीज के लिए, आय व्यय के ब्यौरे के लिए। महीने में एक बार आय व्यय के लिए, ब्यौरे के लिए बुलाया जाने वाला बैठक साधारण सम्मेलन कहलाता है। याद रखेंगे कि साधारण सम्मेलन जो है इसमें आपको यह ध्यान देना है कि यदि बैठक, जैसे इस महीने सम्मेलन बुलाई गई और बैठक हो रही है, बैठक जैसे ही खत्म हो जाए, मान लेते हैं बैठक खत्म हो गई, तो बैठक खत्म होने के 30 दिन के भीतर फिर से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने बुलाना है। तो बैठक खत्म होने के 25 दिन तक, 25 दिन बाद तक, बैठक खत्म होने के 25 दिन बाद तक यदि सरपंच अगले बैठक की तारीख की घोषणा ना करे तो फिर घोषणा कौन करेगा, है ना, ये समझना है। तो बैठक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हर महीने साधारण सम्मेलन बुलाना है लेकिन सरपंच जो है घोषणा ही नहीं कर रहा है। तो बैठक खत्म होने के 25 दिन बाद तक, बैठक खत्म होने के 25 दिन बाद तक यदि सरपंच क्या करे, अगले बैठक की, सरपंच क्या करे, अगले बैठक के तारीख की, अगले बैठक के तारीख की घोषणा ना करे तो क्या होगा, तो सचिव जो है, ग्राम पंचायत का जो सचिव है
सचिव घोषणा करता है, याद रखेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा वो घोषणा करेगा। और आय व्यय का ब्यौरा जो है वो कौन देता है, तो सचिव ही देता है। जैसे जनपद पंचायत में आय व्यय का ब्यौरा कौन देगा, तो जनपद पंचायत का सीईओ देगा। जिला पंचायत में आय व्यय का ब्यौरा कौन देगा, तो जिला पंचायत का सीईओ देगा, ठीक है। लेकिन उधर भी तो ऐसा हो सकता है कि अध्यक्ष क्या करे, अगले महीने ना बुलाए, है ना, अगले महीने की तारीख घोषित ही ना करें, तब कौन करेगा घोषणा, तो यहाँ जनपद सीईओ करता है और यहाँ जिला सीईओ करता है। मतलब एक तरफ आप ग्राम पंचायत के बारे में समझते जा रहे हैं, आपको जनपद और जिला साथ में समझ में आते जा रहा है। तो ये हो गया साधारण सम्मेलन। साधारण सम्मेलन के बाद हमको पढ़ना है विशेष सम्मेलन। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि विशेष सम्मेलन होता क्या है। तो याद रखना है कि 7 दिन के भीतर बुलाई जाने वाली बैठक है। 7 दिन के भीतर मांग करने पर अगर आधे से अधिक सदस्य, एक क्राइटेरिया और है, आधे से अधिक सदस्यों के मांग किए जाने पर 7 दिन के भीतर बुलाई जाने वाली बैठक क्या कहलाती है, विशेष सम्मेलन, विशेष बैठक कहलाते हैं। याद रखेंगे, विशेष बैठक बुलाने का अधिकार किसे है, तो विशेष बैठक बुलाने का अधिकार सरपंच को है। किसे है, सरपंच को है। इस तरफ विशेष बैठक बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को है और इस तरफ भी अध्यक्ष को है, जो भी अध्यक्ष बनेगा। अभी हम समझेंगे अध्यक्षता कौन करता है, क्योंकि यही हमारा अगला टॉपिक बनेगा, है ना, सीक्वेंस से चल रहे हैं बिल्कुल। तो यदि अब कंडीशन ये है कि यदि सरपंच तो बुलाने का अधिकार है, लेकिन यदि सरपंच 7 दिन के भीतर बैठक ना बुलाए, आधे से अधिक सदस्य मांग कर रहे हैं इसका, तो यदि सरपंच 7 दिन के भीतर बैठक ना बुलाए तो क्या होगा, तो यदि सरपंच 7 दिन के भीतर बैठक ना बुलाए तो सदस्य खुद ही बैठक कर लेते हैं। यहाँ पर सदस्य कौन है, पंच है। यहाँ पर जनपद पंचायत सदस्य और यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हुआ कि सरपंच कौन बुलाएगा विशेष बैठक 7 दिन के अंदर, अगर आधे से अधिक सदस्य मांग कर रहे हैं, आधे से अधिक अगर सदस्य मांग कर रहे हैं तो विशेष बैठक कौन बुलाएगा, तो विशेष बैठक सरपंच बुलाएगा। और सरपंच अगर 7 दिन के भीतर नहीं बुलाता है तो सदस्य खुद ही बैठक कर लेते हैं। वैसे यहाँ भी होगा अध्यक्ष के साथ और यहाँ भी होगा अध्यक्ष के साथ, सेम चीजें। लेकिन अब ये दिक्कत है कि विषय का निर्धारण कौन करेगा। तो विशेष सम्मेलन जो आधे से अधिक सदस्य अगर विशेष सम्मेलन बुला रहे हैं तो किसी न किसी मुद्दे, किसी न किसी विषय को लेकर बुला रहे होंगे। तो याद रखना है कि विषय का निर्धारण मांगकर्ता करते हैं, है ना, जो बुला रहे हैं, जो आधे से अधिक सदस्य जो बुला रहे हैं बैठक को, तो वही बताएंगे कि विषय क्या होगा। तो विषय का निर्धारण मांगकर्ता करते हैं, है ना। यहाँ पर आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे हम क्या, अध्यक्षता। तो इसके आगे हमको देखना है अध्यक्षता, कि अध्यक्षता कौन करता है। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में अध्यक्षता कौन कर रही है हमको देखना है। तो देखते हैं अध्यक्षता। तो ग्राम पंचायत में अध्यक्षता सरपंच करता है, याद रखेंगे कौन करता है, सरपंच। पहला, अगर सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच करता है। सरपंच अगर अनुपस्थित है तो उप सरपंच करता है, और अगर सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित है तो पंच बहुमत के आधार पर अपने में से किसी एक को चुन लेते हैं अध्यक्ष। तो मेरा सवाल यह है कि यदि उप सरपंच अनुपस्थित है तो अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका आंसर ये है कि यदि उप सरपंच अनुपस्थित है तो अध्यक्षता सरपंच करेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि अगर सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच कर रहा है,
लेकिन अगर दोनों अनुपस्थित हों, सरपंच और उप सरपंच अगर दोनों अनुपस्थित हों, तब पंच अपने में से बहुमत के आधार पर करते हैं। सिर्फ उप सरपंच अनुपस्थित है, तो इस लाइन में ये क्लियर नहीं किया गया है कि सरपंच भी अनुपस्थित है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि सिर्फ ना बोल के सिर्फ ये बोले कि उप सरपंच अनुपस्थित है, तो अध्यक्षता सरपंच करेगा, है ना। अगर दोनों अनुपस्थित है बोला जाए, तब पंच बहुमत के आधार पर अपने में से किसी को अध्यक्ष बनाते हैं। सेम क्राइटेरिया इधर भी है। अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा या उपाध्यक्ष करेगा जनपद पंचायत का, या फिर सदस्य बहुमत के आधार पर किसी एक को। वैसे ही जिला पंचायत में भी होगा, अध्यक्षता कौन करेगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष करेगा, या तो उपाध्यक्ष करेगा, या तो सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर किसी एक को चुनेंगे। तो ये हो गया अध्यक्षता। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है गणपूर्ति। चलिए, गणपूर्ति के लिए जो पहले हमने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था ना, उसको भी साथ में ले आते हैं, और ग्राम पंचायत एक साथ देखते हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये खंड कौन सा है, तो ये जनपद पंचायत का है, तो यहाँ जनपद पंचायत के लिए देख लेंगे, और यहाँ जिला पंचायत के लिए। एक साथ लिख कर रखने पे आपको बार बार जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग जगह से। ग्राम सभा में हमने पढ़ा था कि सामान्य क्षेत्र होता था एक, और एक होता था अनुसूचित क्षेत्र, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, और एक होता है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जो कि आज हमको देखना है। तो ग्राम सभा के सामान्य क्षेत्र में गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए, अनुसूचित क्षेत्र में 1/3, ग्राम पंचायत में 1/2 मतलब 50%, 1/2 का मतलब कितना होता है 50%, जनपद पंचायत में 1/3 और जिला पंचायत में 1/3। ये तो आंकड़े हुए। अब समझना है कि गणपूर्ति होता क्या है। तो गणपूर्ति वह न्यूनतम सदस्य संख्या है जिसके न होने पर, गणपूर्ति वह न्यूनतम सदस्य संख्या है जिसके न होने पर बैठक नहीं हो सकती। मतलब सामान्य क्षेत्र में अगर 1/10 लोग नहीं आएंगे, जैसे 100 लोग हैं किसी गांव में, और उसके 1/10 लोग नहीं आएंगे तो बैठक नहीं होगी। जैसे 100 लोग हैं तो 1/10 का मतलब 100 में 10 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 10, मतलब 10 लोगों का आना अनिवार्य है। अगर 10 लोग नहीं आएंगे तो बैठक नहीं हो सकती। तो ये हो गया गणपूर्ति सामान्य क्षेत्र में। अब हमारे छत्तीसगढ़ में महिला गणपूर्ति भी रखा गया है, लेकिन वो कहाँ कहाँ है ये समझना है। जैसे ग्राम सभा के सामान्य क्षेत्र में महिला 1/3 होना चाहिए, अनुसूचित 1/3, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इसमें महिला गणपूर्ति के लिए कोई भी चीज नहीं लिखा हुआ है, याद रखना है। यही क्लियर करना था, इसलिए यहाँ पर ग्राम सभा फिर से मैंने लिखा। बाकी गणपूर्ति को डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको पिछले वीडियो में कि गणपूर्ति क्या है, वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके ना होने पर बैठक नहीं हो सकती। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया है कि कितने लोग आएंगे तो बैठक होगी। जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होते हैं, तो 10 से 20 होते हैं, हमको पता है 10 से 20 पंच होते हैं। इस 10 से 20 को हम मान के चलते हैं कि 20 है, तो इस 20 में से 1/3 1/2 है ना, 50% का मतलब 1/2 मतलब 10 लोगों का आना अनिवार्य है। अगर नहीं आएंगे तो बैठक नहीं होगी। अब कंडीशन क्या है, मैंने वहां भी बताया था कंडीशन। पहला कंडीशन, अगर गणपूर्ति आ गई, मतलब लोग आ गए, मतलब इतने से ज़्यादा लोग आए हैं, जो गणपूर्ति उससे ज़्यादा लोग आए हैं, तो बैठक तो होगी। लेकिन अगर लोग नहीं आए हैं तब क्या होगा, अगर लोग नहीं आए हैं तो ये होगा कि बैठक नहीं होगी। और क्या होगा, गणपूर्ति पूरी ना होने की स्थिति में अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर देता है। पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट ये होगा कि गणपूर्ति पूर्ण ना होने पर अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर देता है। दूसरा पॉइंट क्या है, स्थगित बैठक के लिए वो नए तारीख की घोषणा करता है। अगला पॉइंट ये है कि स्थगित बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। स्थगित बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सब चीजें मैंने पिछले वीडियो में गणपूर्ति में आपको बताया है। अब हमको यहाँ पर जो नया चीज सीखना है वो देखते हैं। तो समझते हैं, नोट करके आपको लिखना होगा। आपको जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे तो ये समझ में आएगा। जैसे कैसे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एक जनपद पंचायत ले लेते हैं, कोरबा जनपद पंचायत है। तो कोरबा जनपद पंचायत के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत हैं, उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे गांव आ रहे होंगे। मतलब समझते हैं, यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए, उसके बाद समझते हैं। जैसे यहाँ पर समझते हैं कि कोरबा जनपद पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे ग्राम पंचायत हैं, मतलब ग्राम पंचायत बहुत सारे हैं। हर ग्राम पंचायत में बहुत सारे गांव हैं,
ठीक है, और हर गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जितने लोग रहते हैं उसमें से कुछ जनजातियां भी होंगे। तो जो विशेष जनजाति है, अगर किसी ग्राम पंचायत के किसी गांव में विशेष जनजाति का निवास है, किसी विशेष जनजाति जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना तो जनपद पंचायत में है ना तो ग्राम पंचायत में, मतलब अगर किसी गांव में कोई जनजाति रहती है और उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, उसका कोई प्रतिनिधि उन लोगों के बीच में से कोई प्रतिनिधि चुनकर नहीं गया है ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में, तब क्या होता है, तो राज्य सरकार इस जनपद पंचायत से संबंधित ग्राम पंचायत है ना, संबंधित जनपद पंचायत के संबंधित ग्राम पंचायत में सदस्यों को मनोनीत करती है। तो आपको लिखना क्या है, तो आपको लिखना यह है कि यदि किसी अनुसूचित क्षेत्र के जनपद पंचायत में किसी विशेष जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, तो राज्य सरकार उस जनपद पंचायत में है ना, उस जनपद पंचायत के संबंधित ग्राम पंचायत में सदस्यों को मनोनीत करती है, उस जनजाति के सदस्यों को मनोनीत करती है। अब याद रखेंगे क्या कि राज्य सरकार मनोनीत तो कर रही है, मनोनीत मतलब डायरेक्ट बैठा देना, डायरेक्ट पोस्ट दे देना। तो मनोनीत सदस्यों की संख्या, मनोनीत सदस्यों की संख्या पंचायत सदस्य के 1/10 से अधिक नहीं होगी। अब समझना है यहीं पर कि मनोनीत कर रही है राज्य सरकार, लेकिन मनोनीत सदस्यों की जो संख्या है वो पंचायत सदस्य के 1/10 से अधिक नहीं होगी। और पंचायत में कितने सदस्य होते हैं, तो ग्राम पंचायत में 10 से 20 पंच होते हैं, आपको पता है। तो यहां पर लिख लेंगे हम 10 से 20, अधिकतम कितने हो सकते हैं 10 से 20। तो 10 से 20 का अगर 1/10 निकालोगे तो 10 का 10 करो और 20 का 1/10 करो, तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से 1 0 कट जाएगा, 2 बचेगा, मतलब अधिक कितने नहीं होंगे, मतलब 2। इसका मतलब दैट इज मैक्सिमम 2, मतलब राज्य सरकार किसी भी ग्राम पंचायत में अधिकतम 2 लोगों को ही मनोनीत कर सकती है। याद रखेंगे, राज्य सरकार किसी भी ग्राम पंचायत में अधिकतम 2 लोगों को ही मनोनीत करती है। याद रखेंगे क्यों, क्योंकि ये आ रहा है इस तरह से, मनोनीत सदस्यों की संख्या पंचायत सदस्य कितने 10 से 20 के 1/10 से अधिक नहीं होगी, 1/10वां हिस्सा जो है उससे अधिक नहीं होगी, और अधिकतम तो 20 ही हो सकते हैं। तो 20 का 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम 2 लोगों को ही मनोनीत कर सकता है। तो ये भी समझना है आपको कि राज्य सरकार मनोनीत करती है तो कितने लोगों को मनोनीत कर सकती है, तो अधिकतम 2। और क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया है 1/10। तो ये हो गया गढ़पूर्ति, है ना। अब हमको देखना है योग्यता देखना है। तो योग्यता के बारे में किसमें दिया हुआ है, तो योग्यता के बारे में धारा 14 में दिया हुआ है। याद रखेंगे योग्यता किसमें, धारा 14 में। तो समझते हैं धारा 14, जिसमें क्या बताया गया है, योग्यता बताया गया। तो पंचायत सदस्य बनने के लिए, है ना, पंचायत सदस्य बनने के लिए पहली योग्यता है 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। दूसरी योग्यता है पंच के लिए 5वीं पास, और तीसरी योग्यता है सरपंच हो, जनपद हो या जिला हो, यहाँ के पदाधिकारी बनने के लिए 8वीं पास होना चाहिए। लेकिन जैसे ही पंचायत संशोधन 2019 आया, पंचायती राज संशोधन कानून 2019 जैसे ही आया, इस कानून के तहत इस क्राइटेरिया और इस क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। अब मतलब अब पंच के लिए 5वीं पास होना अनिवार्य नहीं है, और सरपंच जनपद जिला के लिए या जनपद सदस्य जिला सदस्य बनने के लिए आपको 8वीं पास होना अनिवार्य नहीं है। मतलब आप सिर्फ एक ही क्राइटेरिया, वो है 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। और जो भी अयोग्यता है वो हम किस में पढ़ेंगे, डायरेक्ट हटाए जाने वाले क्राइटेरिया में पढ़ेंगे। तो इस तरह से योग्यता हो गया। तो अब क्या बचा, अब बच गया पंचायत चुनाव में आरक्षण। और यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पंचायतों के पदाधिकारियों को किस तरह से हटाया जाता है ये पढ़ेंगे। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो से जो भी आप नोट्स बनाए होंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। वैसे ही जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे भी क्वेश्चन आता ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।